मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है कि नहीं? तो हम सितंबर के हमारे बच्चों कितने लेसन हैं मैं रोज बताती हूँ। सितंबर के हैं तीसरा और चौथा और 12वां। ये 12वां हमने कर लिया, 14वां कर लिया। बाकी हम कर रहे हैं तीसरा लेसन जिसका नाम है धातु और अधातु। हमने क्या क्या सीखा? धातुओं के गुणधर्म सीखे, भौतिक गुणधर्म सीखे, ठीक है। उसके बाद हम रासायनिक गुणधर्म की ओर बढ़ रहे हैं। धातु के रासायनिक गुणधर्म, धातु के रासायनिक गुणधर्म में हमने पहला सीखा किसके साथ प्रक्रिया? हवा के साथ। फिर उसके बाद दूसरी प्रक्रिया सीखी पानी के साथ। तो बच्चों आज मैं जो बता रही हूँ वो बता रही हूँ धातु की एसिड के साथ। अम्ल का मतलब क्या होता है? अम्ल का मतलब होता है एसिड के साथ। धातु की एसिड के साथ प्रक्रिया। किसके साथ प्रक्रिया बच्चों? एसिड के साथ। कोई भी एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, HNO3 हो, कोई भी धातु की प्रक्रिया एसिड के साथ जब होती है तो क्या होता है? पर बच्चों इसमें ध्यान रखने का है कि आपको जो एसिड लेना है वो सांद्र नहीं लेना है। कौन सा लेना है? तनु। तनु का मतलब क्या? तनु का मतलब होता है जो ज़्यादा सांद्र नहीं हो, मतलब तनु का मतलब जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, एसिड की मात्रा कम हो। तो हमने कोई भी धातु लिया, उस धातु के साथ तनु अम्ल डाला। याद रखना तनु अम्ल। तो मुझे क्या पैदा हुआ? लवण पैदा हुए। और कौन सी गैस उत्पन्न हुई बच्चों? हाइड्रोजन गैस। लवण पैदा हुआ क्योंकि देखो कोई भी एसिड है उसके अंदर हाइड्रोजन तो होगा कि नहीं होगा? तो कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। और क्या बनेगा? लवण बनेगा। क्या बनेगा? लवण बनेगा, ठीक है। तो जब धातुएं पर जैसे नाइट्रिक अम्ल है यानी HNO3, नाइट्रिक एसिड है, तब क्या होता है? जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती। आपको मैंने बताया कि जब एसिड के साथ प्रक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण। और कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। लेकिन जब वो नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती। तो क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो HNO3 है वो प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है। और जो H2 को ऑक्सीडाइज करके किसमें बदल देता है? पानी में। H2 को किसमें बदल देगा? पानी। मतलब फिर हमें कौन सी गैस नहीं मिलेगी? हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, बराबर। तो और बाकी बचा नाइट्रेट और ये उसको NO, N2O, NO2 इनमें बदल देता है। इसके लिए जब भी कोई धातु, कई ऐसे धातु हैं जो HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते। ये वाला कारण हर बार एग्जाम में पूछा गया है कि जब धातु की प्रक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त क्यों नहीं होती? तो हाइड्रोजन गैस इसलिए मुक्त नहीं होती क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकर्ता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सी करता है, ठीक है। और जब वो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तो वो क्या करता है? उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और उसको किस में बदल देता है? पानी में बदल देता है। इसकी वजह से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती। तो सभी धातु एसिड के साथ प्रक्रिया नहीं करते हैं। पर मैग्नीशियम एक ऐसा धातु है, मैग्नीशियम HNO3 के साथ प्रक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम सबसे ज्यादा सक्रिय है, सबसे ज्यादा सक्रिय। सक्रिय का मतलब जल्दी से प्रक्रिया कर लेता है। मैग्नीशियम से कम है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से कम है जिंक, जिंक से कम है लोहा। Fe का मतलब होता है लोहा। तो सबकी सक्रियता अलग अलग है। जिस तरह से बच्चों क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं सब भले 9th में पढ़ते हैं, सब भले एक ही क्लास में बैठे हुए हैं,
पर कोई ज़्यादा होशियार होता है तो कोई कम होशियार होता है। तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा अभी सक्रिय है और वह HNO3 के साथ मिलकर कौन सी गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, और इसके अलावा जो तांबा है, कॉपर का मतलब तांबा, वो HCl के साथ कोई प्रक्रिया नहीं करता। भले हमने कहा है कि धातु जब एसिड के साथ मिलते हैं तो लवण बनाते हैं और कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन। लेकिन तांबा ऐसा नहीं करता, एक एक्सेप्शनल केस है। और उसके अलावा मैग्नीशियम, बाकी मैंने बताया कि बाकी के जो धातु तत्व हैं वो HNO3 के साथ प्रक्रिया नहीं करते, लेकिन मैग्नीशियम HNO3 के साथ प्रक्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। बाकी प्रक्रिया करते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस मतलब मुक्त नहीं करते। ठीक है, अब कॉपर HCl के साथ प्रक्रिया नहीं करता, वो प्रक्रिया ही नहीं करता, ना हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, ना बुलबुले उत्पन्न, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले उत्पन्न नहीं करता है, और न लवण उत्पन्न करता है। ठीक है, अब एक और पूछा जाता है, एक्वा रिजिया सॉल्यूशन यानी क्या? एक्वा रिजिया उसको कहते हैं रॉयल जल। अब ये होता क्या है? उसमें तीन भाग, समझो एक भाग ग्लास है तो उसमें 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और एक भाग नाइट्रिक अम्ल है। वो दोनों को मिक्स किया जाता है और इसका उपयोग पता है बच्चों किसमें होता है? सोने को, प्लैटिनम को गलाने के लिए। आप कहोगे एसिड से गला सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से गला सकते हैं? नहीं, अकेला HCl काम नहीं करेगा, अकेला HNO3 काम नहीं करेगा, दोनों की क्वांटिटी को मिलाना पड़ेगा। 3 भाग अगर 3 भाग HCl के मिला रहे हो तो एक भाग किसका मिलाना है? नाइट्रिक अम्ल का। किसका मिलाना है? नाइट्रिक अम्ल का। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाए कि सोने को गलाने के लिए किसका उपयोग होता है, तो आप कहोगे कि सोने को गलाने के लिए एक्वा रीजन सॉल्यूशन का उपयोग होता है। एक्वा रीजन, फिर पूछते हैं एक्वा रीजन सॉल्यूशन यानी क्या? एक्वा रेजिया, यहाँ कह सकते हो रॉयल जल, उसका मतलब क्या? तो आप कहोगे कि रॉयल जल का मतलब है कि एक ऐसा जल जिसमें 3 भाग HCl हो और एक भाग HNO3 हो, ऐसे जल को हम रॉयल जल कहते हैं। कहेंगे इसका उपयोग, तो इसका उपयोग है सोने को और प्लैटिनम को गलाने के लिए। तो बच्चों अभी आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए। तो हमने बच्चों कितनी प्रक्रियाएं पढ़ी? 3 प्रक्रिया। कौन सी 3 प्रक्रिया? पहले पढ़ी पानी के साथ, हवा के साथ, फिर पढ़ी किसके साथ? एसिड के साथ। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट धातु लवणों के साथ प्रक्रिया। धातु के लवणों के साथ। अब आप कहोगे ये लवण क्या होता है? जैसे कॉपर धातु है, कॉपर क्या है? धातु है, तो कॉपर सल्फेट क्या है? उसका लवण। Fe क्या है? धातु। कॉपर सल्फेट क्या है? धातु का लवण। तो मान लो लोहा प्रक्रिया कर रहा है, लोहा क्या है? धातु है, वो किसके साथ प्रक्रिया कर है? धातु के लवण के साथ। धातु के लवण के साथ। तो क्या उत्पन्न होता है? देखें अब देखो इधर, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन की प्रक्रिया। विस्थापन। अब विस्थापन का मतलब क्या? विस्थापन का यही मतलब होता है कि धातु को अलग कर देगा, धातु ही धातु को निकाल देगा। पर हर एक धातु को नहीं निकालेगा। जो स्ट्रॉन्ग धातु होगा, जो ज़्यादा सक्रिय होगा, जो आपको मैंने इधर सक्रियता श्रेणी में बताया था, बरोबर, तो ज़्यादा सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के लवण से उसको निकाल के अलग करती है। समझ गए? अब जैसे देखो इधर चित्र में बताया हुआ है हमारे पास, ये देखो 2 परख नलियां हैं। 2 परख नली में एक में हमने अंदर कॉपर सल्फेट डाला है, जो नीला पानी है
वो कॉपर सल्फेट है, और ये जो दूसरा है वो है आयरन सल्फेट, FeSO4। ठीक है, अब दोनों के अंदर हमने क्या डाली, लोहे की खील। क्या डाली है, लोहे की खील डाली है। देखो इधर एक स्टैंड लिया है और उसमें अंदर ये टेस्ट ट्यूब रखे हैं, ये इसको ढक दिया है कॉर्क से। अंदर क्या डाला है, एक में कॉपर सल्फेट और एक आयरन सल्फेट, और दोनों के अंदर अभी देखो कौन सी चीज़ किसमें डाली है, कॉपर सल्फेट के अंदर लोहा डाला है और लोहे के अंदर कॉपर डाला है। ये देखो तांबे का तार डाला है और इधर क्या है, लोहे की खीली डाली है। तो थोड़ी देर के बाद होता क्या है, तो थोड़ी देर के बाद बच्चों पता है क्या होता है। अब मान लो ये जो धातु ए है, अकेला धातु है, जो लोहे की खील है, ये क्या है, लोहे की खील। अब लोहे की खील किसमें डाली, कॉपर सल्फेट में। अब देखो इधर यहाँ पर लोहे की खील किसमें डाली, कॉपर सल्फेट में। अब ये लोहा है वो कॉपर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लोहा भी धातु है, तांबा भी धातु है, लेकिन जो लोहे की सक्रियता है वो कॉपर की सक्रियता से ज्यादा है। ठीक है, अब ये लोहा क्या करेगा, ये लोहा चाहेगा ये निकल जाए, कॉपर हट जाए, कॉपर की जगह कौन आ जाए, मैं आ जाऊं। तो इसकी वजह से आपने देखा होगा फिर थोड़ी देर के बाद इस कॉपर सल्फेट का कलर बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, FeSO4 और कॉपर इधर अलग हो जाएगा। तो एक धातु ने दूसरी धातु को निकाल दिया, मतलब जो ज्यादा बलशाली धातु थी, ज्यादा सक्रिय धातु थी, उसने कम सक्रिय धातु को निकाल दिया। ठीक है, तो Fe प्लस कॉपर सल्फेट ये भी धातु है, ये भी धातु है, पर ये क्या है, धातु A है और ये धातु B का लवण है। दोनों धातु हैं, दोनों अलग अलग है, पर ये B है वो लवण के रूप में है। अब ये क्या करेगा, इसको निकाल देगा, Fe इधर आ जाएगा, तो एक धातु A का लवण बन जाएगा और जो जिसका लवण था वो धातु बन जाएगा। मतलब धातु ने ही धातु को अलग कर दिया, धातु ने ही धातु को अलग कर दिया। समझ लो ना, ये देखो अब आपको इधर से समझाती हूँ। ये कॉपर सल्फेट है, ये लोहा है, ये इसके साथ मिला, तो अभी क्या करेगा, कॉपर को निकाल देगा और कॉपर को निकाल के वो खुद उसके साथ आ जाएगा, किसके साथ, सल्फेट के साथ। तो क्या बन जाएगा, FeSO4 और कॉपर अलग हो जाएगा। समझ के, ठीक उसी ही तरह से जो हमने बताया था, हमने क्या दिया था उधर, लोहे की खील में FeSO4 का सॉल्यूशन, बराबर, फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन दिया, उसके अंदर तांबे का तार डाला, तो तांबा क्या करेगा, लोहे को अलग कर देगा, लोहे को Fe को अलग कर देगा, FeSO4 में से Fe को अलग कर देगा। ठीक है, तो सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता मतलब सक्रियता, इसको हम क्या कह सकते हैं, सक्रियता। सभी धातुओं की सक्रियता समान नहीं होती, मतलब कोई ज़्यादा एक्टिव होता है, कोई कम एक्टिव होता है, कोई जल्दी से प्रक्रिया करता है, कोई देरी से प्रक्रिया करता है। इस प्रक्रिया में ज़्यादा सक्रिय धातु, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग धातु है, वो कम सक्रिय धातु के लवण से, धातु को निकाल देती है। Fe भी है, कॉपर भी है, पर कॉपर से स्ट्रॉन्ग कौन है, Fe है, बराबर। तो ये क्या करेगा, कॉपर को निकाल देगा। समझ गए बच्चों। तो अभी हम नेक्स्ट वाले में सीखेंगे सक्रियता श्रेणी, कौन ज़्यादा सक्रिय है, किस तरह से है, ये इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जितना भी पढ़ाती हूँ, आप पढ़ते हो ना, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, तो पढ़ाई करते रहो और यूनिट टेस्ट की नोटबुक जिसने नहीं दी है वो दे देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।